मैं दुल्हन बनी बैठी थी और ना चाहते हुए भी अपने 16 साल शोहर का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान ना था, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 16 साल बच्चे से करवा दी थी कि कम से कम मैं अब्बा के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफा भी मेरे जज्बात के बारे में ना सोचा था। एक 16 साल का बच्चा मुझ जैसे 23 साल नौजवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी, बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने ये 16 साल बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की थी और ना ही मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा था। यही सोच सोच कर मेरा सर फट रहा था कि मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारा करूंगी। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गया था, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक गया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी ही जलने वाली थी। सारी रात आंसू की नजर हो रही थी और मैं बेबस और लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला, मुझे लगा था कि मेरा शोहर आया होगा, लेकिन एक 18 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये लड़की कौन है। उसकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। वो मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो मरियम, तुम्हारे हाथ पांव कितने नरम और नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 16 साल भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी ननंद है। रवायाती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसकी बातों ने मेरी आंखों के होश नम कर दिए और मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर बेमोल कर दिए। उस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पहुंचे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं है मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो भी बच्चा है और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त इसके साथ इस रिश्ते को संभालो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आजादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आजादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद ना थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलट कर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर निकली तो एक 16 साल बच्चा कमरे में आया और पहली नजर में ही मैं जान गई कि यही मेरा शोहर है। मैं उससे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। अगर मेरा भाई होता तो शायद वो बिल्कुल इस जैसा ही होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेइख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा कि मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद है। ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जच रही हैं। मैंने घबरा कर अपने हाथ खींच लिए। वो 16 साल का था, लेकिन मेरा शोहर था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मरियम, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी है कि आपको मालूम नहीं कि एक 16 साल बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी। और फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। उसने कोई इतराज ना किया और मैं गुस्ल खाने में घुस गई। कितनी ही देर में शॉवर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसू को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शॉवर के नीचे खड़े काफी देर गुजर गई थी और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जमी हो। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वॉशरूम में ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में मैं और मुजम्मिल थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर निकली तो मेरा शोहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर वो सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बैठ के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थी कि कुछ ही देर में नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैं नींद में घबरा कर उठ बैठी। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो।
बड़ी मुश्किल से मैंने मेज पर रखे लैंप को ऑन किया और अपने साथ बिस्तर पर पड़े मुजम्मिल पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था। शायद फिर ये मेरा वहम था, इसलिए ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद किया और सो गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा हुलिया कुछ नामुनासिब था और ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मेरा लिबास भी कदर ढलका हुआ था, मगर मुजम्मिल गहरी नींद में था। मेरे परेशानी के आलम में यहाँ वहां नजर डाली, सब कुछ ठीक ठाक था, या मुझे बार बार वहम हो रहा था, या फिर बात कुछ हो रही थी, या फिर से परेशानी ने मुझे आ घेरा था। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मेज पर मुजम्मिल के अब्बा यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सर से पांव तक मुझे अपनी नजरों के हसार में लिया और मुस्कुराकर कहने लगे, आओ मरियम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने कुर्सी पर बिठाकर अपने करीब किया और मुझे बैठने का इशारा किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली दफा देख रही थी। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती थी, वो मेरे अब्बा के दोस्त थे और उनका हमारे घर काफी आना जाना था। लेकिन शुरू से ही मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नजरें हमेशा ही मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती थी, और अब जिस तरह वो मुझे अपना करीब बैठने का कह रहे थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जानबूझकर उनसे दूर रखी कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाए नाश्ता करने लगी, लेकिन सारा वक्त मुझे ऐसे ही लगा जैसे नजरें मुझ पर पड़ी हुई हो। कुछ ही देर में मेरी नंद भी आ गई और मेरे बराबर ही बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगी, और फिर अपने अब्बा के सामने से बड़े शरारत अंदाज में मुझसे पूछा कि कल रात मुजम्मिल ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे उससे इस सवाल की उम्मीद हरगिज भी ना थी। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गई और मेरी नजर जैसे ही मेरे ससुर पे पड़ी उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और मुझे लगा कि मैं दोबारा सर नहीं उठा सकूंगी। मेरी नंद ने फौरन बात बदली और कहने लगी, मेरे कहने का मकसद ये था कि मुजम्मिल बहुत ज्यादा ही शरारती है और वो रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं। मैं उसे बहुत ज्यादा कहानियां सुनाती हूँ, तभी जाकर उससे नींद आती है, इसलिए पूछ रही थी कि कहीं कल उसने तुम्हें भी तो तंग नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया और खामोशी से अपने नाश्ते पर दरवाजा देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं इस मंजर से कहीं गायब हो जाती। मेरे ससुर नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई। लेकिन अचानक ही मेरी नंद कहने लगी कि अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में मुजम्मिल का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए तुम अब्बा का ख्याल रखा करो। अम्मा के इंतकाल के बाद से वो बिल्कुल तनहा रह गई हैं। मेरी नंद ने चाय का एक कप निकाल कर मेरे सामने रखा और कहने लगी कि अब्बा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर अब्बा के कमरे में चाय दे आओ, वो खुश हो जाएंगे। मैं इसकी बात पर एकदम ही हड़बड़ा गई, लेकिन मैं अपनी नंद को इनकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मजबूरन मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे तो ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे, मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे से मेरे करीब हो गए और आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ मेरा मुजम्मिल तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई और तेज तेज कदम उठाते कमरे से ही बाहर निकल आई। यह ससुराल तो मेरे लिए गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 16 साल शौहर ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं बाते थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली आई। मुजम्मिल जाग चुका था, मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लग गया। मरियम, आप कहाँ चले गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुजम्मिल की ये कुर्बत मुझे बुखला रही थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन वो मेरा मिजाजी होता था। फितरी तौर पर उसकी कुर्बत पाते ही मेरा दिल उसकी जानिब होने लगा था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि आइंदा मेरे करीब ना आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात और उसके चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले वो कुछ कहता मेरी नंद चली आई और मुजम्मिल पर गुस्सा करने लगी कि वो इतनी देर से क्यों उठा है, उसकी इम्तिहान करीब है, उसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो डांट डपट करती मुजम्मिल को अपने साथ ले गई। मेरा सारा दिन मुस्तकबिल की सोचों की फिक्र में ही गुजर गया। मेरी भूख प्यास सब टूट चुकी थी। रात के वक्त मेरी ननद दूध का गिलास उठाए मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि भाभी, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कम से कम दूध पीकर सोइएगा। उसके बाद सुनकर मुझे अपनी ननद पर प्यार आ गया। वो उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास लिया और उसकी खुशी की खातिर दूध पी लिया। मुजम्मिल भी कमरे में आ गया था।
उसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज हो। उसने एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई और फिर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। मुजम्मिल बिस्तर पर कहीं नहीं था और मेरी हालत काफी गैर हो रही थी। मैं रात को सही लिबास पहने हुए थी, लेकिन उस वक्त मेरा लिबास कंधे पर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर आजमाई की हो। मेरे परेशानी के आलम में मुजम्मिल को देखा तो वो बेड से नीचे पड़ा हुआ था, शायद नींद के आलम में नीचे गिर गया था। लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरा लिबास कैसे चाक हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपना लिबास तब्दील किया और बिस्तर की हालत बेहतर करके मुजम्मिल को हिलाया तो वो गहरी नींद में से बामुश्किल आंख खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे बिस्तर पर वापस किया, बिस्तर पर वापस लेटाया और फिर खुद भी बिस्तर पर ही बैठ गई। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? मुजम्मिल एक 16 साल बच्चा था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुजम्मिल ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था तो फिर ये सब कैसे हो रहा था? काफी देर इसी तरह अपनी सोचों में उलझने के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था और मेरे दरवाजा खोलते ही छुप गया। मेरे एक साय को तेजी से दूर होते हुए देखा था और इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। ये सोचकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। इस घर में मुजम्मिल के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरा ससुर था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपनी बेटी की बीवी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने ही शोहर के घर में खुद को गैर महफूज तस्वर कर रही थी। वॉशरूम से निकलकर नंद मेरे पास आई और मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहने लगी, भाभी सब खैरियत तो है? क्या हुआ आपको? क्यों परेशान खड़ी हैं? मैंने डरते डरते उसको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ खड़ा हो या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर वह हैरान हुई और कहने लगी कि अब्बा तो सुबह से डॉक्टर की तरफ गए हुए हैं और मुजम्मिल आपके कमरे में है। मैं खाना तैयार कर रही हूँ, आपको यकीनन कोई वहम हुआ है। मैंने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने खुद कोई साया देखा था, लेकिन उसको मेरी बात पर यकीन ना आया। वो यही कह रही थी कि घर में उसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं। मुजम्मिल को इम्तिहानात से एक हफ्ता पहले ही स्कूल से छुट्टियां मिली थी और आज उसकी आखिरी छुट्टी थी। मेरी नंद आयशा मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारी उठानी शुरू की और मुजम्मिल को भी खुद पढ़ाने लगी। मेरी ज्यादातर यही कोशिश होती कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर के साथ बातचीत ना करूं। पता नहीं क्यों मुझे उनसे खौफ महसूस होता था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। मुजम्मिल के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे करीब भी आता तो मुझे घबराहट या बेचैनी ना होती। मैं मोहब्बत से उसके साथ पेश आती। वो एक बिन माँ का बच्चा था और यही सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका ख्याल रखने लगी थी। शादी के बाद चंद दिन ही मुझे कुछ गैर मामूली से हरकत महसूस हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी ना था और इसलिए मैं पुरसकून होकर अपनी नई जिंदगी गुजार रही थी। मेरी नंद से मेरी काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी। वो वाकई बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। उसने मेरा ख्याल रखने और दिलजोई करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। दूसरी तरफ मुजम्मिल भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये तीसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। हर वक्त चक्कर से महसूस होते। किचन में जाती तो चीजों की खुशबू से जी घबराने लगता। खाना देखकर तबीयत खराब होने लगती। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये सब कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत नढाल होती चली गई और जब मेरी नर्स ने मेरी तबीयत ज्यादा खराब देखी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफी सारे सवालात करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा और जब रिपोर्ट सामने आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी और यही बात मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। मेरा शोहर एक 16 साल का बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर मैं हामला कैसे हो सकती थी? मैंने घबराकर डॉक्टर से कहा कि यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए खबर सुनकर आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, हामला होना कोई बीमारी तो नहीं है।
ये तो खुशी की बात है। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें, शादी के तीसरे ही महीने अल्लाह ने आपकी झोली भर दी, वरना लोग तो सालों साल मनते मुरादे मांगते हैं और फिर भी औलाद जैसी नेमत से मरहूम रहते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर मेरे हाथ में पर्चा थमाया तो मैं हैरान व परेशान से अपनी नंद के साथ बाहर निकल आई। उसके चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थी और जबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से अपनी नंद से कहा कि ये सब क्या हो गया है, मेरे और मुजम्मिल के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर मैं कैसे हामला हो सकती हूँ? मैं हरगिज भी बदकिरदार औरत नहीं हूँ। मेरी नंद ने गहरी नजर मेरे वजूद पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता वो खामोश रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं उसकी नजरों में कसूरवार हूँ। मुझे डर था कि अगर वो भी मेरे किरदार पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपने ससुर से तो मुझे जरा भी उम्मीद ना थी, कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं। ये ख्याल आते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं और आयशा जैसे ही घर में दाखिल हो गए तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। उन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और आयशा और मैं सर पकड़ कर बैठ गए और उसने अपने बाप को मेरे हमला होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस जाऊंगी। ये बच्चा उनका था, तब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मुजम्मिल बच्चा जरूर था लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि उसे लफ्ज हमला का मतलब समझ ना आता। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पारसा समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरे बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया है। ये किसका बच्चा है? तुमने किसके साथ गुनाह किया है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मुजम्मिल बीच में बोल उठा और कहने लगा कि अब्बा मेरी बीवी ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा था। वो 16 साल बच्चा आज मेरी हमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैंने तो कभी उसे पूरे दिल से अपना शोहर भी नहीं माना था। मुजम्मिल के अब्बा गुस्से में कहने लगे, फिर तुम बताओ ये बच्चा क्या तुम्हारा है? उनके सवाल पर वो खामोश हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहां टहलने लगे और फिर उन्होंने ये एक फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो मुजम्मिल से कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त इस बदजात लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से चलता करो। इसके साथ की नेकी आज हमारे गले का तोप बनने वाली है। तलाक का लफ्ज सुनते ही मेरी चीख निकल गई और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी नंद ने बता दिया था कि यह बच्चा किसका है और इसी बात में मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वो जानती थी कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, लेकिन खौफ के मारे खामोश थी। और जब उसे पता चला कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो उसने सच बता दिया। वो रोते हुए कहने लगी कि वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का छुप छुप कर मिलने के लिए आया करता था। आयशा ने उसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थी, लेकिन जब मैं रुखसत होकर यहाँ आई तो शादी वाली रात उस लड़के ने मुझे देख लिया और मेरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन आयशा को हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नीयत खराब है। उस लड़के ने घर की चाबियों से फायदा उठाकर शादी की रात मेरे कमरे में आकर ना सिर्फ गुस्ल खाने में मुझे शावर लेते देखा, बल्कि वो हर रात को मेरे ही कमरे में छुप गया और मौका पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। लेकिन मेरी आंख खुल गई और उसे अंदाजा हुआ कि मैं कच्ची नींद सोती हूँ, इसलिए उसने आयशा को कहा वो हम दोनों मियाँ बीवी को नींद की दवा देकर सुलाया करें ताकि उन्हें मिलने में आसानी हो। लेकिन दर हकीकत तो इस बात का फायदा उठाकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। आयशा को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि उस लड़के ने उसको धोखा देकर मुझे इस्तेमाल किया है और इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और वो उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन चाहते चाहते मेरे दामन में दाग लगा गया और आज मैं उसी के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपने बाप से इल्तिजा की कि इसके गुनाह की सजा मुझे ना दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे सिस्टर की जान निकल गई थी। मुजम्मिल मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया और उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरा साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे सिस्टर ने आयशा को गुस्से में कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हो रही थी, इसलिए मैंने ना सिर्फ उससे माफ कर दिया बल्कि कुछ ही अरसे में अपने सिस्टर को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वो भी आयशा को माफ कर दे। मुजम्मिल ने जिस तरह मेरा साथ निभाया था, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ था कि मेरा बच्चा अगले ही महीने में जाया हो गया था और फिर मैंने मुजम्मिल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। हमारे इर्द गिर्द आयशा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्र में झूठी मोहब्बत में फंसकर ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती हैं।
इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को सही और गलत का फर्क समझाएं और उन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों की चंगल से बचाएं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।